नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और उस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पीएम आवास पर चल रही एनडीए की बैठक अब खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। करीब 1.5 घंटे तक एनडीए की बैठक चली और आज ही हो सकता है कि एनडीए सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी दावा पेश करें। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी अपनी सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से दावा पेश करें। आज राष्ट्रपति को मुलाकात करेंगे और तमाम लोगों की मौजूदगी है, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो ये अटकलें जो ये लगाई जा रही थी कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में इनकी मौजूदगी हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार समर्थन दे देंगे, उस पर कहीं ना कहीं अब इस खबर के बाद विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अंतिम मोहर जब तक कि राष्ट्रपति से मुलाकात करके शपथ का समय तय नहीं हो जाता, तब तक ये कयासबाजियों का दौर चलता रहेगा। और लेकिन जो मुलाकात हुई है उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि अब जब समर्थन पत्र दे दिया है तो आप कह सकते हैं कि, और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार की तरफ से एनडीए की सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे पीएम मोदी। और इधर इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होनी है, जैसे कि आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक की बैठक इस बैठक के बाद होने जा रही है और इस बैठक में पहले ही समय से रणनीति तय हो गई। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता मौजूद हैं। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कल नतीजे और आज ही से हम देख रहे हैं सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर और सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम और भी जानेंगे कि प्रभु जी अपना लेटर दे दिया है, समर्थन पत्र सौंप दिया है और इसके लिहाज से ये समझा जा सकता है कि जल्द ही अब शपथ का समय भी तय हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि कल तक प्रधानमंत्री एनडीए सरकार बनाने का जो दावा पेश करने वाले उसके तहत कल शपथ लेंगे, या आप और भी इस बारे में क्या विश्लेषण करेंगे? पारुल, जो अभी तक जो खबर आ रही है, 7 तारीख को एनडीए संसदीय दल की बैठक है। अभी तो एनडीए का जो है उसकी बैठक हुई थी, इनका जो समूह है उसकी, और उसमें 10 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे और सबने समर्थन पत्र दे दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी उनको स्वीकार है। ये बात उनने अभी ये कही, इसमें तय हो गई है। अब चूंकि इनके जो सांसद चुने गए हैं, सभी दलों के जो 292 सांसद चुने गए हैं जो एनडीए के साथ, तो उनकी अब बैठक होगी 7 तारीख को और ये होगी संसद भवन के सभागार में होनी है तय। और वहाँ पर उन सबकी सहमति के बाद नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता चुना जाएगा। जो एनडीए का नेता चुना जाएगा फिर वही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, तो उसको वो एक प्रक्रिया होना बाकी है। हालांकि ये बिल्कुल तय है कि इस बैठक के बाद अब चूंकि क्लियर हो गया है कि एनडीए के घटक दल कोई टूटने वाले नहीं हैं, सब साथ हैं, सरकार बनाने 272 से ज़्यादा संख्या इनके पास है बहुमत की, तो निश्चित तौर पर आज रात तक या कल ये चिट्ठी राष्ट्रपति भवन पहुंचा दी जाएगी कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और राष्ट्रपति की तरफ से भी उनको आमंत्रण मिल जाएगा कि आप सबसे बड़े दल होने के नाते आप सरकार बनाने के लिए आइए। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी और उम्मीद है कि 7 तारीख को जो एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद 8 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी मान के चलिए कि वो 2-3 नए रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं। 60 साल बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीन कार्यकाल तक देश में प्रधानमंत्री बनेगा। इतने बड़े घटक दल को लेकर वो 10 साल तक अकेले सरकार चला रहे थे, एनडीए था साथ में, लेकिन अब जो है खिचड़ी सरकार या गठबंधन की सरकार को लेकर चलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत सारे बदलाव वाला एक काल अब शुरू होने जा रहा है। पारुल, बिल्कुल सर, और ऐसे में अब समर्थन पत्र दे दिया गया है, लेकिन अभी भी आपका ये बताना है कि जो एनडीए के तमाम सांसद हैं उनकी बैठक होगी, उसके बाद नेता चुना जाएगा एनडीए का, उसके बाद शपथ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्या इस बीच समर्थन पत्र सौंपने के बाद भी कोई गुंजाइश है कि इंडिया ब्लॉक के नेता चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या और जो दूसरे सांसद हैं उनसे संपर्क कर सके और कोई बात बन सकती है उनकी? देखिए, कोशिश तो उधर से भी संपर्क की होगी, लेकिन फासला बहुत लंबा है जी। अकेले बीजेपी के जितने सांसद चुने गए हैं उतने तो पूरे इंडिया ब्लॉक के नहीं हैं।
तो ये फासला बहुत लंबा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि ये जो टीडीपी के 16 सांसद और जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद यदि दोनों खिसक जाते हैं तो फिर एनडीए को सरकार बनाने की स्थितियों में सोचना पड़ेगा। उनको जो अन्य पार्टी के जो जीते हुए हैं उनका समर्थन लेना पड़ेगा, निर्दलीय उनका, वो स्थिति वहाँ पर निर्मित होगी। लेकिन इनमें से कोई एक भी खिसकता है तो एनडीए के लिए कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे, तो उधर की संभावनाएं काफ़ी क्षीण दिख रही हैं। हो सकता है वो देर कर दे उनने आने होंगे, जैसे हमने आज सुबह देख रहे जो वो विजुअल्स आए थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही प्लेन में आ रहे हैं, साथ में दोनों बैठकर बात भी करने पे आगे पीछे की सीट पर बैठे थे, फिर साथ बैठे। कल खबर आ रही थी कि शरद पवार तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तेलुगु देशम के नेताओं से भी बात की, उन्हें सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो कवायद कर रहे थे शायद वो कहीं कुछ पीछे रह गए। और भरोसे की बात जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए चला है कि बीजेपी ने 2014 में अपने दम पर 283 सीटें जीती थी, लेकिन वो एनडीए को साथ लेकर चले। इसके पहले 10 साल जब विपक्ष में थे तब भी वो एनडीए को साथ में लेकर चले, जब अटल जी ने बनाया था। उसके बाद फिर जब 2019 में वो 303 सीटें जीते तब भी वो एनडीए को साथ में लेकर चले। उन्हें गठबंधन के सहयोगियों को मंत्रिमंडल भी बांटे, उनका बराबर मान सम्मान रखा, उन्हें साथ लेकर चले। तो शायद इसी दिन के लिए उनको सहेज कर वो रखे हुए थे। तो एक जो भरोसा है वो भरोसा इधर उनने बरकरार रखा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने। तो शायद ये वजह है कि अभी टूटने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही पारुल। बिल्कुल सर, मीडिया हाउसेस में खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी अपनी तरफ से जो दल है उन्होंने इस बैठक में बात रख दी है। क्या ये सही समय है जो इस तरह की चर्चाएं, अपनी डिमांड्स जो रख रहे हैं दल उनकी तरफ से? हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही समय है। यदि हम एक प्रेक्षक की नज़र से सोचें, यदि हम आकलन करें अपने आप को कि आप एक पार्टी के नेता हैं, आपके लोग जीत कर आए, या मैं आकलन करूं मेरे लोग जीत कर आए, हमारे दम पर सरकार बन रही है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज मिले कैबिनेट में। हम चाहेंगे कि लोकसभा स्पीकर का पद हमको मिले हमारी संख्या बल को देखते हुए। तो आप देखिए ना, 240 बीजेपी है, उसके बाद 16 सीटों के साथ तेलुगु देशम पार्टी है, फिर 12 सीटों के सांसदों के साथ जनता दल यूनाइटेड है। तो ये सबसे बड़ी घटक दल है एनडीए की। तो ये जो बार्गेनिंग की जो स्थिति वो इन्हीं दोनों के बीच में होगी, तो बीजेपी के लिए यहाँ बहुत आसान है। इसके उलट यदि हम इंडिया ब्लॉक की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 99 पे कांग्रेस है, 37 पर समाजवादी पार्टी है, फिर 29 पर एक पार्टी है, फिर 22 पे एक और पार्टी है, उसके नीचे 10 वाले हैं। तो वहाँ पे जो है ये बार्गेनिंग की गुंजाइश वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है। निश्चित तौर पर यहाँ पे दावा किया गया होगा, मांगा गया होगा, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मांगे गए होंगे, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि जो मंत्री उनके कोटे का यदि कोई अच्छे मंत्रालय में रहेगा तो वो विकास कार्य उस राज्य में ज़्यादा होंगे। लोकसभा का स्पीकर है उनके हाथ में होगा, तो ये लगता है कमांडिंग पावर हमारे हाथ में है संसद में। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें हुई होंगी। अब कितना बीजेपी मानती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ समन्वय संतुलन की ही सरकार बननी है। ये अपने दम पर सरकार नहीं है, ये 2019 वाली सरकार नहीं है, 2014 वाली सरकार नहीं है कि जीते तो हम हैं लेकिन आप हमारे सहयोगी, तो हमने आपको एक छोटा मोटा मंत्रालय दे दिया। वो स्थिति अभी नहीं है। अभी तो यहाँ पर उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय भी देने पड़ेंगे। हो सकता है कोई दल गृह मंत्रालय ही मांग रहा हो कि हमको गृह मंत्रालय दे दीजिए, जो प्रधानमंत्री बाद नंबर 2 की पोस्ट मानी जाती है। तो इस तरीके की स्थितियां निश्चित तौर पर होंगी। बिल्कुल, लेकिन अगर एक तस्वीर हम 400 के साथ वाली देखें और अभी वर्तमान तस्वीर को देखें तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब शपथ को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई, तब ये कहा जा रहा था कि अगर 400 पार होता या और भी पार्टी बीजेपी अपने बहुमत के साथ ये प्रदर्शन कर पाती तो वो अपनी शर्तों के साथ और फिर जो बड़ी जीत के साथ बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होता, क्योंकि अब तक हमने 2014-2019 में अलग तस्वीर देखी है। इस बार भी वो आप रिपीटेशन देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह का? कुछ खास होगा, कुछ भिन्न होगा, या फिर क्योंकि संख्या उतनी नहीं है और जीत के बाद भी बीजेपी खेमे में उदासी देखी जा रही है? देखिए, संख्या बल अब यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। गठबंधन के लोगों ने समर्थन पत्र दे दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 से यदि हम तुलना करते हैं तो 2014 के पहले नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी एक अलग छवि हुआ करती थी। अमेरिका जैसा देश उनको वीज़ा देने से इनकार करता था, लेकिन जब वो देश में प्रधानमंत्री की शपथ लेने आया तो अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में आया था।
उस एक कार्यक्रम को भव्यता देने के साथ ही भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि तमाम राजनीतिज्ञों को आपने बुलाया, राजनायक थे, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख थे वो आए, वहाँ पर आपके रिलेशन बने, उनको भी सम्मान का गरिमा महसूस हुई कि हमको सम्मान दिया भारत ने। तो वो रिश्ते जो 2014 में जो बोए थे नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए वो यहाँ तक आए कि किसी देश का राष्ट्रपति उनके 5 छूने तक के वाले है, कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को बॉस की संज्ञा देता है। तो इस तरीके से एक रेखांकन हो गया भारत को, जो हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, भारत विश्वगुरु बनेगा, एक दिन भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा, लगभग उस स्थिति की तरफ हम पहुंच गए थे। अभी भी हम हैं। यदि तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं तो इसका ये मत मानिए कि इंटरनेशनली उनका कद कुछ कम हो रहा है। पाकिस्तान की नज़र में थोड़ा सा कम हो सकता है वहाँ, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र में नरेंद्र मोदी का कद कम नहीं हो रहा है, क्योंकि 140 करोड़ देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। और अब संख्या बल कम होने के बावजूद उसके बावजूद उनके गठबंधन सहयोगी उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में भारत की एक नई छवि गढ़ने की जो स्थिति है वो और बेहतर इससे होगी। तो कहीं पर भी कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। ये जरूर है कि उतना भव्य ना हो, विदेशी मेहमान उतने ना आए, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ लोगों को आमंत्रित कर लिया जाए या कुछ आने की इच्छा खुद ही प्रकट कर लें। लेकिन शपथ के बाद प्रधानमंत्री का विदेश दौरा निश्चित तौर पर मान के चलिए पारुल की वो होगा। बिल्कुल सर, मेरे 2 सवाल और, एक तो पहले ही सवाल की ऐसे मैं कनेक्ट करती हूँ, उससे पहले वाला जो सवाल था कि नीतीश का तेजस्वी के साथ होना, लेकिन उसके बाद नीतीश को ऑफर भी मिलना कि उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और दूसरा ये कि राज्यों में जो परफॉर्मेंस हुआ है वहां से फिर पोर्टफोलियो उन राज्यों में किस तरह से बटेगा या फिर उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन की सरकार बनी है तो निश्चित तौर पर जो पिछली बार की स्थिति थी, हम यदि मध्य प्रदेश से तुलना करें तो 4 मंत्री तो हम उम्मीद नहीं है कि इस बार हमको मिलेंगे जी। निश्चित तौर पर बीजेपी को अपने कोटे में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि मंत्रियों की संख्या तो निर्धारित है, तो उनको अपने कोटे में कुछ कटौती करनी पड़ेगी, कुछ दूसरों को देने पड़ेंगे। वही हाल जो है पोर्टफोलियो के कद को लेकर रहेगा कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी उनको दूसरों को देने पड़ेंगे। लेकिन अब देते किसको हैं ये सोचने की बात है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से देखें तो नीतीश कुमार उस समय गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद रेल मंत्रालय उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता था, नीतीश कुमार के पास था, फिर ममता बनर्जी के पास था। तो ये जो गठबंधन की जो राजनीति होती है उस तरीके की स्थितियाँ निर्मित हुई। तो निश्चित तौर पर जो छोटे दल हैं, चाहे हम पार्टी है या अनुप्रिया पटेल है, तो अपना दल वाली, तो हो सकता है वो भी मंत्रिमंडल में स्थान पाते हुए दिखाई दें, चिराग पासवान मंत्री बने हुए दिखाई दें। तो ऐसे में जो बीजेपी का अपना कोटा कम होगा, बीजेपी को अपने घर में अब क्रीम को सामने लाना पड़ेगा कि जब वो परफॉर्मेंस की तुलना होगी तो बीजेपी के नेताओं का जो मंत्री बनेंगे उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो, जिसका फायदा बीजेपी को, प्रधानमंत्री को आने वाले चुनाव में अपनी सरकार को बेहतर ढंग से चलाने में मिल सके। दूसरा सवाल यही था सर, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया ब्लॉक से दिया गया था, सोशल मीडिया पर जो खबरें दौड़ी थी उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि ये जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं या इंडिया ब्लॉक दोहरे डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीतीश जी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ पटरी पर ठीक नहीं चला है, तो आप क्या मानते हैं, क्या डगमगाएगी उनकी रेलगाड़ी या फिर वो सीधा एनडीए खेमे में ही रहने वाले हैं? नीतीश अभी जले हैं, हाथ जला के आए हैं। इंडिया गठबंधन की नींव उनने रखी थी, शुरुआती बैठक उनने रखी, सबको जोड़ने का प्रयास उनने किया। यदि आज इंडिया गठबंधन दिख रहा है तो उसको रचने वाले नीतीश कुमार ही हैं जी। लेकिन जब लीडर चुनने की बारी आई तो उस इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने नीतीश को, जो फाउंडर थे, उनको लीडर नहीं चुना। वहाँ का जो दर्द उनको था, इसी वजह से वो अचानक वो एनडीए में वापस लौट आए, कई सालों बाद एनडीए में आ गए थे। एनडीए में उनको मालूम था कि यहाँ सम्मान बरकरार रहेगा, तो निश्चित तौर पर यदि वो भी वहाँ प्रधानमंत्री पद का ऑफर स्वीकार भी कर लेते हैं तो 12 सांसदों के दल वाला एक नेता, और नीतीश को खुद फिर सांसद बनना पड़ेगा तो उसके लिए एक सीट उनको अपनी खाली करनी पड़ेगी। तो 12 सांसदों के दल वाला नेता यदि प्रधानमंत्री बनता है तो उसको अपनी कुर्सी कब तक सही दिखाई देगी। हो सकता है फिर वो कल के दिन तेलुगु देशम वाले की इच्छा हो जाए, कल के दिन ममता बनर्जी की इच्छा हो जाए, या अखिलेश यादव सोचे कि 37 सांसद तो मेरे हैं तो फिर नीतीश क्यों प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नीतीश अपनी स्थिति को बहुत बेहतर जानते हैं। रामविलास पासवान को जरूर राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, अब दिवंगत हो चुके हैं पासवान जी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे वो ढंग सीख लिया है। वो बिल्कुल राजनीति के मौसम विज्ञानी हैं, वो उसको पता है कब कहाँ रहना है और किस पाले में रहने पर उनको दमदार होंगे और कहाँ कमज़ोर होंगे।
बिल्कुल, तो मौसम का मिजाज भांपते हुए नीतीश भी अपना सेफ जर्नी लेकर चलना चाहते हैं आगे वाले 5 सालों की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण समारोह में होंगे तो तमाम उनके जो साथ के दल हैं वो भी मौजूद होंगे, लेकिन बार बार ये कहा गया कि जब ये जो परफॉर्मेंस सामने आया उतना बेहतरीन नहीं था, छोटे दलों के साथ और कांटेक्ट में रहते, यूपी जैसे स्टेट में कहां कमियां रहीं वो भांपा होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती, अपने दम पर बहुमत ला सकती थी भारतीय जनता पार्टी। और जिस बारे में हम चर्चा करें चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, इनको लेकर भी वो उतनी बड़ी चर्चा या उतना वजन नहीं होता। देखिए बाबू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कई राज्यों में सेचुरेशन की स्थिति में थी जी। तो निश्चित तौर पर वहाँ तो कम होना ही है। यदि आप मतलब जो एक चंद्रशेखर का कोट था और वो आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि आप एवरेस्ट पे घर बनाने जाते हैं, जीतने जाते हैं, झंडा फहराने जाते हैं, वाली स्थिति है कि आप लगातार यदि जीत रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कमियाँ आपकी होंगी, कहीं ना कहीं तो कमजोरियां होंगी। सामने वाली पार्टी जो है दूसरा उसको भी चुनाव लड़ना है, वो काफ़ी मेहनत करेगा, वो अपने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगा, जनता की ज़्यादा सेवा करेगा, तो वहाँ पर बदलाव होता है। तो यूपी में ये स्थिति हम कहें कि आप लगातार जीत रहे थे, आपको लगा कि हमने जिसको भी खड़ा कर दिया वो चुनाव जीत जाता है। अब कृपा शंकर सिंह जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहे, उनको आप बीजेपी में लाके यूपी से चुनाव लड़ा देते हैं। जिनने पूरे 30-35 साल राजनीति महाराष्ट्र में की है, उनको आप लाके यूपी से चुनाव लड़ा मैदान में उतार देते हैं। तो आपको ये लगता है कि एक नाम पर मोदी नाम का मैजिक हर जगह काम कर जाएगा, हर बार काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि 10 साल में मतदाताओं की पीढ़ियां बदल चुकी हैं। 10 साल में जिसने आपको पहली बार वोट दिया था वो 10 साल में आपको आकलन कर चुका है, आपके बारे में आपकी कमियां देख चुका है, आपकी अच्छाइयां देख चुका है। तो इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं। दूसरा, एक राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी की इच्छा सोच थी कि अंडर करेंट रहेगा, उसको हवा देने की भी कोशिश तमाम नेताओं ने की। शायद वो ये नहीं मान पाए कि अब तो मंदिर बन चुका है, अब उसके लेकर लोगों के मन में उस तरीके का जोश होश, उस तरह का जज्बा नहीं था। तो निश्चित तौर पर ये सारे कारण थे जिससे यूपी में बीजेपी कम हुई, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी कम हुई। एक नाम के प्रताप के आगे आप चले रहे कि आपको लगा मोदी नाम का मैजिक विधानसभा चुनाव में काम किया तो यहाँ भी कर जाएगा, वो स्थिति नहीं थी। संगठन बीजेपी का है, संगठन के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उपेक्षा महसूस की, वो उतनी मन से काम नहीं किया, इसलिए ये स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत शुक्रिया, आपने विश्लेषण किया। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो मीटिंग चल रही थी एनडीए के घटक दलों के नेताओं की, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन पत्र सौंप दिया है और करीब 1.5 घंटे तक ये पूरी बैठक चली, जिसको लेकर हम विश्लेषण भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे। आज ही दावा पेश कर सकता है एनडीए अपनी तरफ से सरकार बनाने का, और उम्मीद की जा रही है कि 7 तारीख को जब तमाम सांसद एनडीए के बैठेंगे उसके बाद नेता चुना जाएगा एनडीए का, पीएम मोदी को, और फिर उसके बाद 8 तारीख को संभवतः वो शपथ ले सकते हैं। और ऐसे में जब ये क्लियरिटी आ गई है कि समर्थन पत्र जो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया है, और तो इंडिया ब्लॉक के सामने बहुत कोई रास्ते बचते नहीं हैं। और ये खुद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और तमाम वो दल जो बीजेपी के एनडीए घटक दल के मेंबर्स हैं, उनको भी ये पता है कि वो अगर जाते भी इंडिया ब्लॉक में तो वो सेफ नहीं होगा, सेफ जर्नी नहीं रह सकती है।